हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर बिल की, जो अखबारों में छाया हुआ है और पूरे देश के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। यह वीडियो कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों और विशेष करके अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कृषि बिल 2020 जो सरकार द्वारा पारित किए जा रहे हैं, इसके पीछे सरकार की जो मंशा है, एनडीए सरकार का मुद्दा है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना किया जाए और उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जून 2020 में एक ऑर्डिनेंस ला करके अध्यादेश के जरिए कृषि से संबंधित 3 बिल पारित किए या अध्यादेश लाए गए, जो अभी बिल एक्ट नहीं बने हैं। तो यहाँ देखिए 3 ऑर्डिनेंस कौन से हैं। पहला है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण व संवर्धन कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो ये 3 बिल बड़े लंबे लंबे नाम है, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये बड़े महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और यहाँ हम चर्चा करेंगे अलग अलग तीनों बिलों की, कि तीनों बिलों के पीछे सरकार का मकसद क्या है और किसानों की आशंका क्या है। तो देखिए, हम पहले बिल पे आते हैं। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 की मुख्य बातें क्या है। तो यहाँ देखिए, एपीएमसी कृषि उपज मंडी के बाहर कहीं भी फसल बेचने के लिए किसानों को आज़ादी, यानी कहने का मतलब किसान एपीएमसी के बाहर कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं, बैरियर फ्री इंट्रा एंड इंटर स्टेट। वो स्टेट के अंदर और बाहर कहीं भी अपना माल बेचने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। एपीएमसी से मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज, जिसको उत्तर भारत में कृषि उपज मंडी कहा जाता है, जो लगभग हर शहर या टाउन के अंदर जो है बनाई गई हैं। और भारत के अंदर लगभग 7000 एपीएमसी यानी कृषि उपज मंडियां हैं। और इसके अंतर्गत सरकार का मानना है कि किसान कहीं भी जाकर अपना माल बेचे, उसके लिए वो स्वतंत्र है। और दूसरा, एपीएमसी के समांतर प्राइवेट मंडियां स्थापित कर दी जाएंगी। जितनी एपीएमसी हैं उसके बराबर प्राइवेट मंडियां होंगी, और उनके बीच में जब कंपटीशन होगा तो किसानों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा कीमत किसान वसूल कर पाएंगे। तीसरा है कि टैक्स फ्री क्रॉप सेलिंग, किसानों के फसल बिक्री पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि ये पहले भी कृषि कर नहीं है, किसी प्रकार का कृषि उत्पाद पे टैक्स नहीं है, और इसमें भी दिया गया कि सरकार किसी प्रकार का इस पे सेलिंग टैक्स नहीं लेगी। फिर है पेमेंट की शर्तें तय करने विवाद निपटारा हेतु, यदि किसान और कॉरपोरेट के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो एसडीएम स्तर का अधिकारी उसके लिए अधिकृत किया जाएगा। ये पहले बिल की कुछ प्रावधान है। अब आता है दूसरा बिल, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। तो इसका सीधा सा संबंध कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से है, कि यहाँ इसका मुख्य जो उद्देश्य है टू ऑब्लिश लाइसेंस्ड मिडलमैन नहीं आड़तीय। अभी जो आड़तीय काम कर रहे हैं, आप देखेंगे एपीएमसी के अंदर ये लाइसेंसधारी मिडलमैन हैं, आड़ती हैं, जिसको सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है, उनकी वहाँ दुकानें हैं, किसानों से वो माल खरीदते हैं, और कॉरपोरेट को, एफसीआई को, जिसको भी जो है अनाज चाहिए, वो आड़तियों के जरिए उनको अनाज दिया जाता है। तो जैसे हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो वो भी इन्हीं के जरिए जो है माल खरीदेगा किसानों से। यहाँ कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट है, वो भी इन्हीं आड़तियों के जरिए जो है माल खरीदता है। तो यहाँ जो सरकार का इस बिल को लेकर जो उद्देश्य है वो ये है कि फार्मर को सीधे किससे, कॉरपोरेट से जोड़ दिया जाए, बीच में जो मिडल मैन है उसको ऑबलिश कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। यहाँ की जो बड़ी बिग कंपनी है, जो बिग प्लेयर्स हैं, जो वो सीधे किसानों के पास डायरेक्ट जो है माल खरीदने, एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय होगा, जो कंपनी है वो किसानों से फसल से पहले ही, बोने से पहले ही उसका रेट तय कर देगी, और वो उस कीमत पर किसानों से फसल लेगी। और
इससे किसान और कॉरपोरेट जो है उनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा, जिससे किसानों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये सरकार का इस कानून के तहत ये उद्देश्य है। उसके बाद तीसरा जो बिल है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। आवश्यक वस्तु विधेयक पहले से है और उसके अंतर्गत ये प्रावधान था कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे अनाज, दाल, तिलहन, प्याज, आलू इत्यादि, इनकी स्टोरेज की एक सीमा रखी गई थी कि कोई भी व्यापारी जो है एक निश्चित सीमा से ज़्यादा इसका स्टॉक नहीं कर सकता। क्योंकि व्यापारी वर्ग क्या करते हैं कि जैसे प्याज का है बहुत बड़ा स्टॉक कर लिया और बाज़ार से प्याज को कम कर दिया, शॉर्टेज हो गई और प्याज की कीमतें बढ़ जाती थी, जिससे रोकने के लिए ये स्टोरेज पे कंट्रोल किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने जो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 लाया है उसके अंदर जो है हम कहें कि अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक सूची से बाहर कर दिया गया। अब हम जितना भी चाहे इसकी होर्डिंग कर सकते हैं, यानी कोई भी कंपनी, कोई कारपोरेट जितना चाहे आलू, प्याज, तिलहन, दाल इत्यादि का जितना चाहे वो स्टॉक कर सकती हैं। और इससे सरकार का ये मानना है कि जब वो इतनी बड़ी मात्रा में, बिग मात्रा में वो स्टोर करेंगे तो बड़ी डिमांड करेंगे, जब डिमांड होगी तो किसान को ज़्यादा कीमत मिलेगी। और इस आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक को किसी विशेष परिस्थितियों के अंदर ही इनका विनियमन किया जा सकेगा, इनको हटाया जा सकेगा। अदरवाइज ये बड़े जो है स्टोरेज होंगे और वो किसानों से सीधा कॉरपोरेट के जरिए जो है माल खरीदा जाएगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इस पर किसानों का विरोध क्यों है, किसान इस पर क्या आशंका जताते हैं। हालांकि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसानों की क्या आशंकाएं हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो विरोध हुआ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हुआ है और इसके साथ संपूर्ण भारत के किसान ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा एनडीए की सहयोगी अकाली दल पार्टी के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी इस्तीफा दे दिया है इसी बिल के विरोध में। और एनडीए और आरएसएस के सहयोगी भारतीय किसान संघ ने भी इस पर विरोध दर्ज कराया है। हालांकि उसने प्रत्यक्ष रूप से किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया है। तो कहने का मतलब इतनी बिग पार्टियां और इतने बड़े जो है लेवल पे जो इस बिल का विरोध हो रहा है, तो वो विरोध क्यों है, यहाँ हम देखते हैं बिल 1 के बारे में। पहले बिल के प्रति किसानों की क्या आशंकाएं हैं, तो देखिए जब प्राइवेट मंडियां, किसानों का कहना है कि जो प्राइवेट मंडियां एपीएमसी के पैरेलल बनाई जाएंगी, धीरे धीरे वो एपीएमसी को बंद करवा देगी। वो इतनी हावी हो जाएंगी कि एपीएमसी जो है वो बंद हो जाएगी, एमएसपी भी उससे क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। और दूसरा उनका मत है कि 85% किसान जो हैं सीमांत किसान हैं, जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर से भी कम होर्डिंग है। तो ऐसे लोग अपनी उपज को बाहर कैसे बेचेंगे। एक छोटा सा किसान राजस्थान का वो एमपी या यूपी के अंदर जाके अपना ट्रैक्टर से या किसी और से कैसे माल बेचेगा, कैसे इतनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कैसे वहन करेगा। तो ये तो संभव नहीं है। उनको कहने का मतलब कि इस राज्य से बाहर माल बेचना ये एक छोटे किसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए ये लाभदायक ही नहीं है। फिर है उनका ये भी मानना है कि सरकार कह रही है कि मिडलमैन को हटाया जाएगा, मिडलमैन को हटा दिया जा रहा है, सीधा फार्मर और कॉरपोरेट में सीधा कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन हम यहाँ पार्ले जी का एग्जाम्पल लें, जो मुंबई के अंदर इतना बड़ा उनका उपक्रम सेटअप है और जो पूरे भारत में बिस्कुट सप्लाई करवा रहा है, तो वो क्या वो उसको यदि वीट की ज़रूरत है पंजाब या हरियाणा या उत्तर प्रदेश से, तो क्या वो एक किसान से आके मिलेगा? वो किसी बड़े जो है मिडलमैन को ढूंढेगा और उसी के जरिए वो क्या करेगा, अपना सामान वहाँ से वीट खरीदेगा। तो मिडलमैन हटने वाले नहीं है। जो मिडलमैन पहले सरकार के लिए काम कर रहे थे, सरकार को खरीद के दे रहे थे, वही मिडलमैन कॉर्पोरेट को खरीद के देंगे। तो किसानों का मानना है कि मिडलमैन तो हटने वाले नहीं है, जिनके लिए आप ये बिल लेके आ रहे हैं। दूसरा जो बिल है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को लेके है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, जो कॉरपोरेट्स होंगे, वो किसानों से सीधा कांटेक्ट करेंगे और पहले से प्राइस तय करेंगे, उस प्राइस पे वो जो है किसानों से माल खरीदेंगे। लेकिन
किसानों का मानना है कि ये जो कंट्रैक्टर है ये पहले तो अच्छी फंडिंग कर देंगे, 1-2 साल के लिए किसानों को अच्छा कीमत दे देंगे, लेकिन जब उनका विस्तार हो जाएगा, जब वो एक अपना बड़े लेवल पे अपने आप को विस्तृत कर लेंगे, तो वो एमएसपी से भी नीचे किसानों से माल लेने के लिए किसानों को मजबूर कर देंगे। और दूसरा ये भी मान रहे हैं किसान कि 85% जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी सौदेबाजी शक्ति कॉरपोरेट की तुलना में बहुत कमज़ोर है। वो कॉरपोरेट के सामने कैसे अपना सौदेबाजी को लेकर खड़े हो पाएंगे। तो उनकी स्थिति, किसानों का मानना है कि जियो मार्ट और अमेजन का वो उदाहरण दे रहे हैं। अमेजोन का की यदि हम बात करें तो अमेजोन 6-7 साल पहले जब भारत में आया तो उन्होंने हर वस्तु पे डिलीवरी फ्री थी। थोड़े समय बाद 500 रुपये रख दिया गया कि 500 रुपये, जब उसका विस्तार हुआ अमेजोन का, तो कि 500 रुपये से कम पर डिलीवरी चार्ज लगेगा। फिर आया कि भी प्राइम नंबर जो लेगा उसको डिलीवरी फ्री होगी। और अब जब वो पूरे भारत में छा गई है तो अब उसका आ रहा है कि प्राइम नंबर पर भी 500 रुपये से कम पर डिलीवरी फ्री नहीं है। तो जैसे जैसे जियो मार्ट है, अमेजोन है, ये बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो अपने धीरे धीरे वो जो कंज्यूमर है उसके लिए उसका एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं। तो यहाँ किसानों की डिमांड ये भी है, किसान ये भी कह रहे हैं कि यदि आप कंट्रैक्टर से फार्मर का जो है इस बिल को ले आओ, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो ये काम कर दें कि एमएसपी टू कंट्रैक्ट लिंक, एमएसपी टू कंट्रैक्ट प्राइस, कंट्रैक्ट प्राइस के साथ एमएसपी को लिंक कर दें। कोई भी कंट्रैक्टर जो है एमएसपी से कम रेट पे माल किसान से नहीं खरीदे, तो ये हमारे लिए बिल जो है लाभदायक हो सकता है। लेकिन यहाँ सरकार कह रही है कि भी हम एमएसपी को नहीं हटा रहे हैं, लेकिन किसानों का मानना है कि सरकार तो एमएसपी को नहीं हटा रही है, लेकिन ये जो कॉरपोरेट्स हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही एमएसपी को समाप्त कर देंगे। तो ये किसानों को इससे आशंका है। इसी प्रकार किसान जो तीसरा बिल है उसके जो होर्डिंग को लेकर है उसके लिए भी किसान जो है चिंतित हैं। उनका मानना है कि जो अनलिमिटेड स्टॉक जो होगा वो एक आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशंस करेगा। मतलब ये जो कॉरपोरेट्स हैं जब ये बड़ी मात्रा में स्टॉक कर लेंगे तो जब भी हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, जब किसानों की उपज के कटने का टाइम होगा, बाजार में लाने का समय होगा, उस समय ये उस वस्तु के प्राइस कम कर देंगे। जैसे गेहूं मान लो 22 रुपये क्विंटल है और ये कहेंगे हमारे पास तो गेहूं का स्टॉक खूब पड़ा है, हम तो 1400 रुपये क्विंटल के हिसाब से आपसे खरीदेंगे, आप देना चाहे तो दें। तो ऐसी स्थिति में किसान कहाँ जाएगा? एपीएमसी तो बंद हो चुकी हैं या बंद होने वाली हैं, ठीक है। और उनका ये भी मानना है कि जब एपीएमसी में माल नहीं जाएगा तो वहाँ जब टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जाएगा तो एपीएमसी के रखरखाव कौन रखेगा, और वो एपीएमसी तो बंद होने ही वाली है। और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे ये लोग किसानों को पर हावी हो जाएंगे। प्राइवेट प्लेयर्स विल बिकम पावरफुल देन एपीएमसी, वो एपीएमसी से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और धीरे धीरे एमएमसी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इसके लिए भी जो कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने भी जियो और बीएसएनएल का एग्जाम्पल दिया है। किसान ये कह रहे हैं कि पहले जो बीएसएनएल के बाद जब जियो आया तो बीएसएनएल जो एक सरकारी उपक्रम था, आज जो है आप कुछ ही समय में देखिए जियो ने अपने आप को कितना विस्तृत कर लिया है। इसके साथ एयरटेल और वोडाफोन, यदि ये तीनों चारों मिलकर कार्टेल कर लें, अपना एक संघ बना लें, तो जो भी ये जो है कॉल रेट तय करती हैं या जो भी नेट की रेट तय करते हैं तो उससे सरकार उसको कैसे कम कर सकती है। तो इसलिए इन पर अब सरकार का क्या कंट्रोल है। तो ऐसी स्थिति में यही हाल कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि किसानों का भी होने वाला है। एक बार ये अच्छी फंडिंग करेंगे, किसानों को अच्छा लाभ हो सकता है 2-3 साल के लिए, लेकिन इन फ्यूचर किसानों की जो है दशा बुरी हो सकती है। तो यहाँ इस बिल में 2 प्रकार के सिनेरियो जो है दिख रहे हैं। ध्यान दें कि पहला तो ये है कि जो सरकार की तरफ से है, सरकार चाह रही है कि जो प्राइवेट मार्केट्स हैं कैन प्रोवाइड हाई प्राइस टू फार्मर्स। जो प्राइवेट मार्केट्स हैं या जो कॉरपोरेट्स हैं वो एपीएमसी से ज़्यादा कीमत किसानों को दे सकते हैं और किसानों के लिए बेटर स्थिति हो सकती है, और इसीलिए बिल लाए जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो है वो किसानों का अपनी जो है आशंका को लेकर है, और उनका मानना है कि नो मोर गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ एमएसपी, यानी सरकार लंबे समय तक एमएसपी को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, और फार्मर्स एट द विम्स ऑफ कॉरपोरेट एंड प्राइवेट प्लेयर्स। और जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो एक प्रकार से कॉरपोरेट की मर्जी पर निर्भर हो जाएंगे। वो जितना चाहे जो चाहे कीमत
तय करेंगे, उसी कीमत पर किसान अपना माल बेचने के लिए जो है एक तरह से मजबूर हो जाएंगे। और ये किसानों को आने वाले भविष्य में उनके लिए एक बहुत हानिकारक बिल हो सकते हैं। लेकिन सरकार का मानना है कि 2022 तक किसानों की आय को कैसे दुगना किया जाए, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। लेकिन किसानों की इसके लिए एक अपनी आशंकाएं हैं। तो अब देखते हैं इस बिल का आगे क्या होता है। ये एक बिल है, अभी तक हम इसको बिल कहेंगे क्योंकि अभी ये राज्यसभा से, लोकसभा के बाद राज्यसभा से पारित हो चुका है, लेकिन अभी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। जिस दिन इसके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे उस दिन ये बिल से एक्ट बन जाएगा। धन्यवाद।